हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हम लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मध्यकालीन इतिहास का 6वां लेक्चर है। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छे से इतिहास समझ में आएगा। तो आज हम मध्यकालीन इतिहास की 6वां लेक्चर देखेंगे, जिसमें रजिया सुल्तान और उसके प्रमुख शासक देखेंगे। कल हम बलबन को पढ़ेंगे, जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इंपॉर्टेंट रहेंगी और काफ़ क्या क्या रहा है, इनकी खासियत, इनका शासनकाल कैसा रहा, इनकी योग्यता क्या थी, ये सब जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर वीडियो देखने से पहले अगर आपको बता दें, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के बाद शासन पर बैठती हैं। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इनका जो शासन टाइम रहता है वो 1236 से 1240 के बीच रहता है। यह इल्तुतमिश की बेटी थी, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। यह दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। किसी भी प्रकार से यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासक, तो आपको रजिया सुल्तान ही टिक करके आना है। या पूछा जा सकता है दिल्ली की अंतिम महिला मुस्लिम शासक, तब भी आपको रजिया सुल्तान ही लगाकर आना है। तो यह दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। इनकी जो वेशभूषा की बात करें, दरबार में इनकी वेशभूषा कैसी, तो एक पुरुष की तरह इनका वेशभूषा रहता था। पुरुष वेशभूषा में एक कूबा अर्थात कोट व कुलाहा अर्थात टोपी पहनकर यह शासन करती थी। रजिया ने अबिसीनिया निवासी जलालुद्दीन याकूत को आमीर याखुर, जो कि घोड़ों का सरदार होता था, उसे नियुक्त किया। अबिसीनिया निवासी जलालुद्दीन याकूत को आमीर याखुर पद पर नियुक्त किया। इसी से प्रेम संबंध बताकर, अर्थात अबिसीनिया निवासी जलालुद्दीन याकूत से ही इससे ही इसका प्रेम संबंध बताकर अमीरों ने रजिया को बदनाम किया। उस टाइम में अमीरों के जो तुर्क अमीर थे, उन्होंने रजिया को बदनाम किया। जो कोई दरबार में अमीर तुर्क थे, उन्होंने रजिया को बदनाम किया। रजिया जो है वो भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से विवाह किया। शादी करके वापस आते समय इसकी हत्या कैथल, जो कि हरियाणा में पड़ता है, हत्या कर दी गई और इसके भाई बहराम शाह के द्वारा। तो ये इसकी मृत्यु हो जाती है कैथल में, हरियाणा के कैथल में। लौटते समय शादी करने के बाद रजिया की जो मजार है वो टोंक राजस्थान में है। रजिया का मकबरा दिल्ली में है। इसमें प्रमुख कथन कहे गए इसके बारे में। तो एल्फिस्टन कहता है यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत में महान शासकों में लिया जाता है। जैसे कि हम लेते हैं अशोक, हेमू आदि सभी का, तो वैसे ही रजिया का भी नाम लिया जाता है अगर वो स्त्री ना होती। मिन्हाज लिखते हैं, मिन्हाज के अनुसार भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसमें सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। इसको जो उपाधि जो मिली थी वो जमदत उल निसा की उपाधि मिली थी। तो यह रजिया सुल्तान के बारे में इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से एक दो बार लिख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से रजिया सुल्तान समझ में आ जाएंगी। और एक लाइन मैंने लिया है जो किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, तो एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर जाने को नहीं मिलेगा। चलते हैं अब इसके भाई का शासनकाल देखते हैं, जो इनकी हत्या करके गद्दी पर बैठता है, जिसका पूरा नाम मुइजुद्दीन बहराम शाह था। ज़्यादा समय तक इसने शासन नहीं किया, बस 2 वर्षों तक शासन किया। यह रजिया का दूसरा भाई था और दिल्ली सल्तनत पर पहला मंगोल आक्रमण 1241 पे लाहौर पर बहराम शाह के समय हुआ। बता दूं, मंगोल आक्रमण बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण रहता था और काफ़ी लूटपाट करते थे मंगोल। तो इल्तुतमिश के टाइम पर भी हुआ था 1221 पर इल्तुतमिश ने रक्षा कर लिया था, बचा लिया था। लेकिन मुइजुद्दीन बहराम शाह ने ऐसा नहीं कर पाया और इसी के टाइम पर मंगोल का पहला आक्रमण होता है 1241 में लाहौर पर, बहराम शाह के समय में हुआ है। यह नाम मात्र का ही सुल्तान था। जो चालीसा दल इल्तुतमिश ने बनाया था, गठन किया था, वही लगभग राज्य का शासन करते हैं और संचालित करते हैं। इसने एक नए पद नायाब ए मुमलिकात पद का सृजन किया, जैसे कि आज का पीएम होता है, और एतगीन को इस पद पर नियुक्त किया। और लगभग जो ये आज का इसमें संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था, जो ये नायाब ए मुमलिकात पद पे रहता था, और एतगीन ही इस पद पर नियुक्त हुआ। इसकी जो मृत्यु हो जाती है ये 13 मई 1242 में ही अमीर तुर्क, जो कि राज शासन में रहते हैं, जो कि राज्य में शासन
दरबार में रहते हैं, उन्होंने इसकी हत्या कर दी 13 मई 1242 को ही। इसके बाद जो गद्दी पे बैठता है अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 में ये गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन मसूद शाह। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का ही बेटा रहता है, जिसकी हत्या अब लगभग जनता ने कर दी थी। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का ही पुत्र होता है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसी के समय बलबन प्रभावशाली हो गए। आगे हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उनका टॉपिक। तो इसी के समय बलबन प्रभावशाली हो गया। इसी के समय 1245 में उच्छ पर मंगोलों का अधिकार हुआ, अर्थात इसी के समय फिर से युद्ध मंगोलों ने आक्रमण किया और उच्छ को अपने अधिकार में ले लिया। बलबन ने इसे पुनः प्राप्त कर लेता है, बलबन ने इसे पुनः प्राप्त किया और बलबन ने 10 जून 1246 में इसे कैद कर लिया। बलबन ने इसे 10 जून 1246 को इसे कैद कर लिया। तो ये रहा अलाउद्दीन मसूद शाह। बहुत ज़्यादा इनसे इम्पोर्टेंट नहीं है, पर देख लेंगे, और जो भी कुछ लाइनें हैं वही एग्जाम में पूछा गया, तो अब इसको देख लेंगे एक बार। नसरुद्दीन महमूद, इसके बाद जो बैठता है वो नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 अर्थात बलबन तक नसरुद्दीन महमूद। तो आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इससे। तो बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बनाया। मैंने पहले भी बता दिया है कि 1246 में नसरुद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बनाया गया और अलाउद्दीन महमूद शाह को हटा देता है। तो बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा ही 1246 में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बनाया। इसके साथ बलबन ने अपनी बेटी की शादी की, मतलब जो नसरुद्दीन महमूद के साथ ही बलबन ने अपनी बेटी की शादी की। एक ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। तो ये भी पूछा गया एग्जाम में, करेक्ट याद नहीं है किस एग्जाम पूछा, पर पूछा गया था कि टोपी सिलकर कौन सा शासक था अपना जो जीवन यापन करता था, तो वो नसरुद्दीन महमूद थे। इसके समय बलबन नायाब के पद पर नियुक्त था। इसी के समय बलबन जो है नायाब के पद पर पहुँचता है और इसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। इसने जो है बलबन को उलुग खां की उपाधि दी और इसकी जो मृत्यु हो जाती है वो 1266 में इसकी मृत्यु निसंतान हो जाती है, मतलब इसके कोई पुत्र नहीं होते हैं जो उत्तराधिकारी हो। तो आगे चलकर बलबन गद्दी पर बैठेगा, जो कि दूसरा इल्वरी वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ये आज का वीडियो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आज के वीडियो किसी भी एग्जाम के दृष्टि से। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को ज़रूर एक दूसरे को शेयर करिएगा, किसी न किसी स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाइएगा प्लीज़। तो ये रहा आज का वीडियो। कल बलबन को पढ़ेंगे। बलबन के बाद धीरे धीरे ऐसे ऐसे हमारी मध्यकालीन इतिहास पढ़ जाएगी और हम आगे की पूरी हिस्ट्री को कैसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।